हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की ताज़ा खबर, और आज मैं फिर से आ गई हूँ ऑन 17 फरवरी 2024 आपके साथ न्यूज़पेपर डिस्कस करने। तो सबसे पहले आज की हेडलाइन जो बनी हुई है वो है कांग्रेस गेट्स रिलीफ ऑन अपील आफ्टर आईटी लैंड ऑन अकाउंट्स। तो उसके साथ शुरू करते हैं। बेसिकली कांग्रेस जो है, उन कांग्रेस का कहना ये है कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे फ्रीज कर दिए हैं बाय किसने? आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है। 2018-2019 के टैक्स रिटर्न्स की जो डिस्क्रिपेंसीज थी उनके कारण, कि बेसिकली 2018-19 में कोई टैक्स रिटर्न्स की कोई दिक्कत थी, इस कारण उनके सारे बैंक अकाउंट्स जो है उनको फ्रोज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया। ठीक है। जिसको बहुत गलत चीज मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये चीज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, एवरीथिंग। ठीक है। तो द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, उसने कहा है कि हम आपको थोड़ा पार्शियल रिलीफ दे सकते हैं। पार्शियल रिलीफ यहाँ पे क्या है कि हम आपको अलाउ करेंगे टू ऑपरेट योर सेल्फ your accounts after setting aside 115 करोड़ रुपीस इन लीन। लीन मतलब होता है, लीन होता है कि अपने पास रख लेना, थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लेना जब तक आपकी चीज वापस नहीं हो जाती। ये आप लोग अगर लॉ के स्टूडेंट्स हो सो आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ोगे, जब स्पेसिफिक लीन, जनरल लीन, ये तब चीजें आएंगी कि आपकी अगर किसी कोई चीज किसी और के पास है, आप अपने सामान की गारंटी के तौर पे किसी की कोई और चीज अपने पास रख सकते हो। तो मतलब 115 करोड़ रुपए वो कहते हैं आप अगर हमें दे और साइड पे रख दो, वो हमारे हैं, बाकी आप अपना यूज कर सकते हो। ठीक है। मतलब सिर्फ 115 करोड़ रुपए ही फीस दिए जा रहे हैं, बाकी अपने अकाउंट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है। बट ये बोला जा रहा है कि दिस अमाउंट इज मच मोर देन वी हैव इन आवर करंट अकाउंट्स, की जो कांग्रेस का ट्रेजरर है वो बोल रहा है कि इतने हमारे करंट अकाउंट में पैसे है ही नहीं, आप इतने रख लोगे तो हम यूज क्या करेंगे, फिर तो अकाउंट ही फ्रीज हो गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईटीएटीज फ्राइडे ऑर्डर, उन्होंने ये बोला है कि फॉर फ्रीजिंग द ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट, हमने ये नहीं कहा कि ट्रांजैक्शन नहीं करें, बट सिर्फ 115 करोड़ रखें। ठीक है। मिस्टर एक्स के ऊपर मिस्टर मकेन ने कॉपीज भेजी हैं बैंक वालों की। ठीक है। कि कैसे उनके 11 अलग अलग जगह के खाते जो हैं वो रोक दिए गए हैं। ठीक है। तो frozen due to an income tax department demand of 210 करोड़। एक्चुअल डिमांड कितनी है? 210 करोड़ की है, पर इन्होंने रिलीफ क्या दिया है यहाँ पे कि हम 210 करोड़ नहीं, चलो सारे नहीं करेंगे आपके आपके सिर्फ 115 करोड़ रुपए हम एज लीन रख लेंगे, बाकी आप यूज कर लो। ठीक है। पर पार्टी अब इसके अगेंस्ट है और ये बोल रही है कि जी ये मोदी सरकार का हमारे खिलाफ एक्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद है रशिया का एक ऑपोजिशन लीडर है, अलेक्सी नवाल्नी, जो कि फिलहाल गिरफ्त में था और उसकी डेथ हो गई है। ये पुतिन के अगेंस्ट पहले लड़ा था, एंड इसकी काफी लॉन्ग में स्टोरी है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो जो हमें चीज याद रखने की जरूरत है कि रशियन ऑपोजिशन लीडर जिसका ये नाम था, उसकी अब डेथ हो गई है, वो प्रिजन में था और ये पुतिन के खिलाफ लड़ चुका था। पुलिस स्टॉप सेंट्रल बीजेपी डेलीगेशन फ्रॉम विजिटिंग संदेश खली। बीजेपी एमपीज थे दो, जिनमें यूनियन मिनिस्टर्स थे और कुछ प्रेसिडेंट्स, कुछ और मेंबर्स भी जो थे, उनको पुलिस ने रोक दिया है कि आप वेस्ट बंगाल के इस एरिया में नहीं जा सकते जहां पे प्रोटेस्ट किए गए हैं। ठीक है। क्यों प्रोटेस्ट हुए हैं? क्योंकि वहां पे कुछ औरतों को टॉर्चर किया गया है और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है उनके खिलाफ। ठीक है। तो जो बीजेपी की डेलीगेशंस थी उसमें एक अन्नपूर्णा देवी थी, उन्हें भी रोका गया है। ठीक है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं उनके खिलाफ कि आप नहीं जा सकती। ठीक है। क्योंकि लीडर्स जो हैं वो रास्ता रोक कर बैठे हुए थे और उन्होंने दो तीन घंटे के लिए रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। बाद में वो गवर्नर से भी मिले हैं।
ठीक है। और इन लोगों का ये कहना है कि जी प्रेसिडेंट रूल लगवा दो आप, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है, फ्राइडे के ऊपर उन्होंने ये बोला है कि जी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक उन्होंने वो दी है, अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप रेकमेंड किया है कि प्रेसिडेंट्स रूल लग जाना चाहिए, जबकि जो चीफ मिनिस्टर है वहां की वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने बोला है कि 17 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है ऑलरेडी इस केस के कनेक्शन में, बट पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि अभी तक कोई कंप्लेंट ही नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट पेज पे जो मोटी मोटी खबरें थी वो यही हैं। एक और बड़ी खबर ये हो सकती है कि केजरीवाल ने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है असेंबली में ले आए हैं। उनका ये कहना है कि जी जो बीजेपी का लोटस मिशन है यहाँ पे है, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, उसको हम फेल करेंगे और हम दिखाएंगे कि कैसे अभी तक हमारे जो साथी हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, या फिर ये सारी पॉलिटिकल न्यूज है बट बिकॉज इट्स ऑन द फ्रंट पेज आई एम डिस्कसिंग इट। एक और है, कांग्रेस ने पास कर दिया है अपन, कांग्रेस जो है वो वर्स्ट फेज में से निकल रही है, ये मोदी जी का कहना है। मोदी जी का कहना ये है कि एनडीए जो है वो 400 सीट मार्क क्रॉस करेगी। मोदी जी का कहना ये है कि बीजेपी जिसने 370 धारा हटाई थी, ये इस पैराग्राफ में है, ये मोदी जी ये कह रहे हैं कि जी जिनने 370 धारा हटाई थी वो 370 से ज्यादा सीट्स लेके जाएंगे, और एनडीए टोटल 400 का मार्क क्रॉस कर लेगी। इसमें एक नया नारा है, अब की बार इसका 400 पार। ठीक है, और उन्होंने फिर बताया कांग्रेस कैसे बुरा हाल ये वो एंड एवरीथिंग, कि कैसे वो स्कैम करते थे, कैसे बीजेपी अच्छी है, कैसे कांग्रेस बुरी है, वो सब कुछ उन्होंने इस चीज में बहुत बार बोला है। और उन्होंने एक चीज और कही है कि जी कॉन्स्पिरेसीज बहुत आज की गई हैं बाय कांग्रेस। उनका कहना ये है कि क्योंकि वो गरीब परिवार से तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने बहुत कॉन्स्पिरेसीज रची, लेकिन लोगों का साथ था तो थ्रू दैट। वैसे तो ये सिटी की न्यूज है, दिल्ली की है, तो करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अलीपुर में एक जो पेंट फैक्ट्री थी ये उसके खिलाफ है, उसके लिए रिगार्ड में है कि वो इलीगल थी। ठीक है, और वहां पे अब उन्होंने बोला है कि जी जो 11 विक्टिम्स थे जिनकी ब्लास्ट में जान चलेगी थी, उनमें से 8 लोग जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, बाकियों का भी डीएनए के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसमें ये भी बोला गया कि अरविंद केजरीवाल ने साइट पे जाके बोला है कि जी अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम इनको देखेंगे, इनको वो देंगे, क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन देंगे। कंपेंसेशन क्या है, जो लोग मर गए हैं उनके आगे किन को, यानी कि फैमिली मेंबर्स को 10 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख उनको मिलेगा जो 2 लोग बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज में हैं, 20,000 उन लोगों को मिलेंगे, 2 लोगों को जो 2 माइनर इंजरीज में हैं। ठीक है, बाकी मेरे को न्यूज़ को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी, अगर आपने पढ़नी है पढ़ लीजिए, बट क्योंकि हमें टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है तो मैं उस अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ को स्किप करती जाऊंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट की न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है अगर आप एग्जाम किसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो। थैंक यू। अभी एडिटोरियल्स वाला हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो नेशन वाइड शटडाउन था उसके रिस्पॉन्स के बारे में है ये आर्टिकल। तो हुआ क्या है, भारत बंद था कल, तो उसके रिगार्डिंग में ये आर्टिकल है। स्ट्राइक अ सक्सेस से मोर्चा एंड ट्रेड यूनियंस इवन एज फार्मर्स कंटिन्यू टू कैंप ऑन इंटरस्टेट बाउंड्रीज ऑन डे 4 ऑफ द प्रोटेस्ट। ठीक है, संडे को भी इनकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है जिसमें दे आर गोना टॉक मोर अबाउट इट। बट द थिंग क्या हुई है कि जो ये भारत बंद था उसका एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है। रूरल एरियाज में तो काफी हद तक मार्केट्स बंद दिखी गई थी, बट जो
थोड़ी अर्बन जगहें हैं हरियाणा पंजाब की, वहाँ पे मार्केट्स खुली हैं। फॉर एग्जांपल लुधियाना पटियाला वाली साइड इट वाज ओपन, मार्केट्स खुली हैं, चंडीगढ़ की मार्केट्स खुली हैं, बट काफ़ी जो किसान हैं जिनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया था वो भी हरियाणा वगैरह वाले बॉर्डर्स पे दे आर स्टिल स्टैंडिंग एंड प्रोटेस्टिंग ओवर देयर। टीयर गैस चलाई जा रही है, सो देयर इज अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि सम फार्मर्स से कि ये पुलिस जो है चला रही है, बट पुलिस सेज कि फार्मर्स उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं एंड एवरीथिंग, यू नो, दे आर ह्यूमिलिएटिंग द पुलिस men. That is the reason policemen or other people are forced to use things like tear gas. So, but there has been a positive discussion which has been clearly seen and understood from both the sides, the farmer and the ministers. Union minister also held the same, that Arjun Munda said that there was a very cordial meeting and positive discussions have taken place. But अभी the next meeting which is to be held on Sunday, that means tomorrow, उसकी wait की जा रही है कि कुछ solution if comes out from this. ED probe finds no FEMA violations in Paytm case. तो as you might be knowing, पेटीएम पे बहुत सारे चार्जेस वगैरह लगे हैं। सो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर कोई भी चार्जेस सच होते नहीं मिले, कोई वायलेशंस नहीं मिली। उन्होंने एक 50 लाख अराउंड जो वो है वॉलेट्स अकाउंट जो है उनको चेक किया है, बट उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो ये न्यूज़ उसी चीज़ के रिगार्डिंग है। ये यहाँ पे पेटीएम के ऊपर एक एक्शन लिया गया था कि अब 31 जनवरी को लिया था कि जी अब आपके वॉलेट में, कार्ड्स में या एनी चीज़ किसी भी टैग्स वगैरह में उन्होंने कस्टमर्स को बोल दिया था कि आप पैसे ना डलवाएं ना कुछ करें। ठीक है, तो पहले वो डेडलाइन फरवरी 29 की थी, अब वो एक्सटेंड कर दी गई है टिल मार्च 15। ठीक है, तो ये चीज़ एक्शन इसलिए लिया गया था बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और ये माना जा रहा था कि जी ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स के बाद जो इन्हें काम करने को कहा गए थे, द थिंग्स दे वर सेड, उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था, इसलिए आरबीआई ने इनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। तो अब ईडी ने ये चीज क्लियरली बोल दी है कि पेटीएम उस चीज में गलत नहीं है, हाँ, बट और भी बहुत सारी एलिगेशन लगी हैं, उसको वो चेक करेंगे, जैसे कि KYC कंप्लायंस एंड ऑल। जो साथ वाली मेरी न्यूज है वो ये है, शरद पवार सीक्स अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ओवर इलेक्शन कमीशंस डिसीजन। तो शरद पवार जो है उनको अपने नेफ्यू के साथ, जो अजीत पवार है, उनके साथ कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो उनकी जो पार्टी है ये उसके रिगार्ड में है कि क्या सिस्टम है। ये हुआ था कि जो अजीत पवार है उसने एनसीपी से अपना रिलेशन तोड़ लिया था, बट ईडी ने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया एज द रियल एनसीपी। ये यहाँ पे लिखा है चीज को, एज द रियल एनसीपी को उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, विच वाज नॉट लाइक्ड बाय शरद पवार। तो शरद पवार ने उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला है ऑन अर्जेंट हियरिंग बेसिस। बाकी न्यूज़ जो है वो मोस्टली हम ऊपर कवर करके आए हुए हैं या फिर कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये उसलिए। और नेक्स्ट न्यूज़ जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी थी वो है अहेड ऑफ पोल्स, जो इलेक्शंस होने वाली हैं उस कारण फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्लान कर रही है कि फूड ग्रेन्स जो है वो पीएम की फोटो के साथ आएंगे। तो यू माइट बी नोइंग कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके अंडर कुछ ग्रेन्स और फूड ग्रेन्स के बैग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक सर्कुलर बहुत फेमस हो रहा है कि जी जो अब ये जो फूड ग्रेन्स के बैग्स आएंगे उस पे पीएम मोदी की फोटोग्राफ्स होंगी। ये शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे, तब
50 kg के बैग्स में डाल के ग्रेन्स दिए जा रहे थे। तब प्लेन बैग्स होते थे, बट नाउ बिकॉज इलेक्शंस आ रही हैं तो इन्होंने बोला है कि जी हाँ, आपको फूड ग्रेन्स जो है वो बैग्स में जिसपे पीएम मोदी की फोटो होगी उसके साथ डालना है। तो ये सोचा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए काम किया जा रहा है, दिस इज फॉर देम। पार्टी डली थी इस पर, तो ये पता चला था कि सिर्फ राजस्थान के ही बैग्स जो है, सिंथेटिक बैग्स जो ऐसे बनाए हैं, उस पे ही लगभग 13 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया, लाइक 13 करोड़ ओनली राजस्थान। और भी बहुत जगह पे एक चीज की जा रही है, तो दिस न्यूज इज ऑल अबाउट इट ओनली। So thank you so much for listening to this, guys. If you like the video, I'm just new to YouTube, so please इसको like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, ताकि मुझे motivation मिले दोबारा से videos बनाने के लिए, because this takes a lot of time and research, guys. So please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye. We'll meet tomorrow. So beginning with the editorials now. सबसे पहला editorial जिसका नाम है Brave New World. The headline here is India must invest in fundamental research to develop reliable drugs. इसमें बेसिकली एक्सपेक्टेशंस की बात की गई है कि एक एक्सपेक्टेशंस है कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा विद यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, शायद वो हो जाए, लेकिन उसमें एक दिक्कत रहती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। वो शुरू से ही रह रही है काफी टाइम से। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जो है वो उनके प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जिनके खुद बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ड्रग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग्स की ही मेनली बात हो रही है कि वेदर वन शुड बी अ पार्ट ऑफ इट और नॉट, तो शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ड्रग्स की बात की जा रही है। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज जो बहुत क्लियरली देखी जा सकती है कि जो ड्रग्स है ना, वो बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं लगती, बट डिस्कवर करने के लिए बहुत लगती है। तो पैसे भी जो है डिस्कवरी के टाइम पे कॉस्ट ज्यादा होती है, पर बनाने के टाइम पे उसकी कॉपीज बनाने के लिए बहुत कम हो जाती है उसकी कॉस्ट। ठीक है, मीन्स दैट देयर इज टसल रहती है कि जो इन्वेस्टर है और जो कंपनी बना रही है, इन्वेंटर है इस ड्रग की कंपनी के, और जो जेनरिक ड्रग कंपनीज है उनमें थोड़ी टसल रहती है। ठीक है, पहले अब अभी तक क्या होता है कि पेटेंटिंग हो जाती है, मोनोपोली मिलती है थोड़े सालों के लिए ओरिजिनेटर्स को, बट एक रेसिप्रोकल राइट हो जाती है बाय गवर्नमेंट्स कि वो डायरेक्शंस दे सकते हैं फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग। ठीक है, तो मोनोपोली खत्म हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस दे सकती है बाकियों को भी वो एक ड्रग बनाने के लिए। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जब गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक हेल्थ के लिए या फिर कुछ ऐसी जरूरत है। ठीक है, ये काफी टाइम से पहले यही चलता था, बट अभी कुछ नई इनोवेशंस आ रही हैं, जैसे कि डाटा एक्सक्लूसिविटी वगैरह वाला सॉर्ट इस फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस में वो चीज है। ठीक है, इसमें क्या है, सारे ही जो क्लिनिकल ट्रायल डाटा होते हैं, ठीक है, इस ड्रग के रिलेटेड, दैट concerns the drug generated by the originator becomes, वो 6 साल के लिए उसी के पास रह जाते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सिस्टम की ही बात की जा रही है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी यही अग्रीमेंट चल रहा है, कि जी एक्सक्लूसिव रहेगा कि 6 साल तक वो डाटा मेरे पास है, अगर मैंने उसको डिस्कवर किया एक ड्रग को, वो मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ड्रग इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी बुरी तरह से। तो इसीलिए इंडियन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डाटा एक्सक्लूसिविटी को बंद ट्राई किया कि नहीं, हमने नहीं रखना। ठीक है, बट लोग कह रहे हैं कि अब however India's rise up the drug manufacture chain in the last few means that it must invest in an ecosystem जो ethical drug trials करवा सके और सारा कुछ कर सके। The paradigm that drug development will always be expensive, ठीक है, एंड कन्फाइंड टू द वेस्ट नीड नॉट बी परमानेंट, इसलिए वो बोल रहे हैं कि शायद करना भी चाहिए एज वी हैव सीन, बट एज प्रेपरेशन इंडिया मस्ट इन्वेस्ट सब्सटैंशियली मोर इन फंडामेंटल रिसर्च
ठीक है, ताकि लोकल ड्रग इंडस्ट्री जो है उसको फायदा मिल जाए। ठीक है, कि रिलायबल ड्रग्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स इंडिया को करनी ही चाहिए। जो दूसरा, अगर हम एडिटोरियल पढ़ने जाते हैं, विच इज स्कटलिंग ऑपोजिशन, ये वही न्यूज के बारे में जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ी थी कि जो जो कांग्रेस है उसको 210 करोड़ उनके तरफ ड्यू निकाले गए हैं, बट जो ट्रिब्यूनल है उसने बोल दिया कि आप 115 करोड़ दे दो इन लीन, बाकी हम बाद में दे देंगे। ठीक है, ये किया क्यों जा रहा है? रीजन वैसे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है वो ये दिया है कि जी आप 45 डेज लेट थे, क्योंकि 2019 की बात है ये, तो 31 दिसंबर 2019 लास्ट डेट थी फॉर फाइलिंग गिविंग अप द टैक्स। वो कह रहे हैं आप 45 डेज लेट थे और आपने एक 14 लाख जो है उसका आपका थोड़ा सिस्टम भी है, गलती हुई है वहां पे, इस कारण वी आर इम्पोजिंग यू विद द फाइन ऑफ 210 करोड़, जो बाद में ट्रिब्यूनल ने 115 करोड़ अभी के लिए बोल दिया है। ठीक है, लेकिन ये चीज कही जा रही है कि ये आ कब रहा है? अगर हम देखें टाइमिंग इस चीज की, तो कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला बंद हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं चलने चाहिए एंड एवरीथिंग, आज उन्होंने कांग्रेस पे वार कर दिया, तो दिस थिंग इज सीन एज अ थ्रेट टू इंडियाज डेमोक्रेसी। ठीक है, ये गलत मानी जा रही है बिकॉज सेंट्रल एजेंसी है एंड यू नो व्हाट ऑल द पॉलिटिक्स इज, तो ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी जानबूझ के कर रही है। दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट इट। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो ये है, अ चांस टू स्टॉप द लॉन्ड्री साइकिल ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन। तो एज यू माइट बी नोइंग कि जो लास्ट वीक इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के, उसके जो रिजल्ट्स आ गए हैं, तो इस आर्टिकल में ये बात की जा रही है कि इनके पास एक, इस रिजल्ट के साथ आपके पास एक ऑप्शन है कि जो पहले साइकिल चल रहा था वो बंद कर दिया जाए। कौन सा साइकिल चल रहा था? कि जी जो मिलिट्री को पसंद होगा बंदा वो पावर में आएगा, फिर उसके बाद मिलिट्री और पॉलिटिकल रूलर्स में थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी, फिर वो गवर्नमेंट खुद ही उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, और फिर ऐसे ही दोबारा इलेक्शंस होंगी और दूसरी एक बंदा आएगा। ठीक है, ये चीज तो चल रही थी, ये तो काफी टाइम से ही चल रही थी, जिसके कारण कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक अपना फुल टर्म ऑफिस में नहीं कर पाया। सेकेंडली, हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कभी ना कभी मिलिट्री की फेवरेट रही है, चाहे वो पीपीपी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या फिर कोई भी पार्टी हो, वो कभी ना कभी, जो भी पार्टी पॉलिटिक्स में मेन रोल प्ले कर रही है, वो कभी ना कभी मिलिट्री की फेवरेट थी। फिर उसके बाद वो फेवरेट से की लिस्ट से बाहर चले गई, तो उसके लीडर्स को या तो इम्प्रिजन कर दिया गया, या एग्जाइल कर दिया गया, या कंट्री से निकाल दिया गया। ठीक है, और एक और चीज जो देखी गई है कि मास्टर पपेट वाला रिलेशन है, तो सेम लीडर्स जो है वही बार 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 आते हैं। ठीक है, सारे काफी प्राइम मिनिस्टर्स की बात करूंगी। यूसुफ रजा गिलानी है, उसको निकाल दिया था क्योंकि उसने प्रेसिडेंट जो था उस टाइम का, उसके खिलाफ रीओपन नहीं किया था केस। नवाज शरीफ जो है उसको कहा था कि तूने पनामा पेपर लीक किए एंड एवरीथिंग, तो उसको तब निकाल दिया था। ठीक है, बाद में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट अभी रिसेंटली हुआ था, और इसलिए उसको निकाल दिया गया था। बाद में उसको इम्प्रिजनमेंट भी करवाई बिकॉज ऑफ सम थिंग्स की जी वाइफ के साथ इलीगल मैरिज थी, एंड और भी काफी उस पे करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो हुआ है यही देख रहे हैं कि जब मिलिट्री को प्यार था, दीज पार्टीज केम इनटू पावर, मिलिट्री से प्यार खत्म हो गया, तो दीज पार्टीज आर गोइंग आउट। अब पाकिस्तान की जो फिलहाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान वाली जो पार्टी है, वो मिलिट्री की बुरी निगाह में है, राइट? तो पाकिस्तानी कोर्ट्स ने पीटीआई के अगेंस्ट बहुत कुछ गलत बोला है, कि वर्डिक्ट्स निकाल दिए कि ये तो गलत पार्टी है। मीडिया ने भी बोल दिया है कि हम किसी भी पीटीआई लीडर की स्पीच जो है वो अपने चैनल पे दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, और तो और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है कि हम पीटीआई को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब रिकॉग्निशन ही नहीं देंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसको ठीक कह दिया है। उनसे उनका सिंबल जो क्रिकेट बैट है, ठीक है,
तो वो भी ले लिया गया है। तो इस कारण उनके जो कैंडिडेट्स हैं, अब इस पीटीआई पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली लड़ सकते हैं अब, या फिर किसी और पार्टी के साथ जाके कोएलिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया है, किसी भी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी बनी ही नहीं है। पीएमएल और पीपीपी जो पार्टी है, मोस्ट प्रोबेबली यही है, सॉरी, उन्होंने पहले भी यही प्रेडिक्शंस भी यही थी, और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो गवर्नमेंट इकट्ठे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक, यहाँ पे जो राइटर है यानी कि जो आर्टिकल लिखने वाला है, उसका कहना ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटी के पास यहाँ पे एक यूनिक मोमेंट है कि वो चेंज कर सकते हैं हिस्ट्री को, और वो जो पास्ट का साइकिल है कि मिलिट्री जी पहले अपनी पसंद का बंदा लाएगी, फिर थोड़ी टसल होगी उनमें, फिर मिलिट्री उसको निकाल देगी एंड फिर नया बंदा लेके आएगी, उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, कि अब क्योंकि इस बार वोटर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वोटर्स न्यू कि जो डिसीजन पहले से बना होगा मिलिट्री का वही होने वाला है, बट स्टिल द वोटर्स वेंट एंड दे वोटेड। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि आप ऑपोजिशन में बैठिए, मिस्टर इमरान खान के लिए ये कि आप लोग ऑपोजिशंस में बैठिए। अगर वो गवर्नमेंट बना रहे हैं ठीक है, बट आप पीटीआई को भी बहुत सारी वोट्स मिली है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन्हें बहुत सारी वोट्स मिली है। बट अगर पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो टूट के पीएमएल और इनके पास नहीं जाएंगे, पीपीपी पास, तो वो पीटीआई पास अगर इकट्ठे रहेंगे तो पीटीआई विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, और ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो कहता है हर एक पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान के ने कभी ना कभी ये चीज फेस की है जो आज इमरान खान फेस कर रहे हैं, हर एक ने ये चीज फेस की है, बिकॉज पाकिस्तान का कुछ सिस्टम ही ऐसा रहा है। तो फिर उस चीज के रिगार्डिंग में ये बात है कि इन्होंने सबने ये चीज फेस की हुई है विद देयर फैमिली मेंबर्स के साथ, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो अब भी पाकिस्तान के लीडर्स को चाहिए कि वो सेम पेज पे आए, ना कि मिलिट्री के साथ बट वैसे ही, और अपनी अगर कंट्री अच्छे से लेके जानी है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की जो गाइडलाइंस है उसके साथ करें, और जो अथॉरिटेरियन लोग हैं यहाँ पे, जिसका मतलब है अथॉरिटेरियन फोर्सेस पाकिस्तान में, जिसका मतलब है मिलिट्री, उनसे लड़ना। बट इन जनरल अब यहाँ पे वो इंटरनेशनल स्फेयर की बात कर रहा है कि अगर कहीं पे भी ऐसी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है जहाँ पे इलेक्शंस वाली पार्टी और किसी और के हाथ में पावर है, तो उन्हें ये चीज याद रखनी चाहिए कि 100% प्रिडिक्टेबल आउटकम जरूरी नहीं है। ऑल्दो हाँ, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री के हाथ में पावर थी कि वो कब अपनी मर्जी से बनाते थे, निकाल देते थे, बट स्टिल देयर इज अ स्लाइट चांस कि जो प्रेडिक्टेबल आउटकम है वो चेंज किया जा सकता है। सो यू नीड टू फाइट दोज अथॉरिटेरियन फोर्सेस। तो अब अगला जो एडिटोरियल है, विच इज द क्लियर मैसेज इन द कोर्ट्स, नो टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये कल की न्यूज पे बेस्ड है। कल बहुत घमासान हुआ था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने 15 को बोल दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इशुएंस रोक दो, एंड उन्होंने बोल दिया है कि जीएसबीआई सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताएगा कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे, कितने किसने इनकैश करवाए थे एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से ये जो एडिटोरियल है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे रीजन क्या है, कोर्ट ने ये क्यों किया है, बिकॉज ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का सिस्टम था ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ओपेक था। ऑल्दो गवर्नमेंट सेज फॉर ट्रांसपेरेंसी, इट वाज नॉट फॉर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फंडिंग लिमिट्स रिमूव्ड। सबसे पहली चीज, ट्रांसपेरेंसी कहाँ खत्म हो गई। पहले उन्होंने बोला हुआ था कि देयर वाज अ 7.5% ही प्रॉफिट्स का आप दे सकते हो फॉर डोनेशंस, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम आ गया तो कोई भी कितने भी दे सकता था, तो ये जो फंडिंग लिमिट थी वो खत्म हो गई। अभी शेल कंपनीज बन सकती है जो कि सिर्फ इसी रीजन के लिए होंगी कि हमने इस पार्टी को वो देनी है, डोनेशंस देनी है।
तो दैट इज टोटली अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, तो ये शेल कंपनीज जो है, यहाँ पे भी एक चीज और बहुत अच्छी लिखी हुई है कि डेमोक्रेसी जो है आजकल एक क्रॉनी कैपिटलिज्म के फेज से जा रही है, जहां पे बिग मनी फंडेड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लॉज लेके आती हैं, रिफॉर्म्स लाती हैं, पॉलिसीज लेके आती हैं अपने डोनर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसने ये क्रॉनी कैपिटलिज्म की चीज को खत्म किया है। सेकेंडली, ये जो अमेंडमेंट आई थी वो आई है फाइनेंस बिल के थ्रू। ठीक है, क्या अमेंडमेंट क्या आई है, किसी भी कंट्री के सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होती है पावर कि आप नोट्स या बॉन्ड्स कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आरबीआई के पास पावर थी। ठीक है, आरबीआई की 31 सेक्शन का जो 31 एक्ट है वो भी वो यही बोलता है कि सिर्फ आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है या इशू कर सकती है कोई भी प्रॉमिसरी नोट, मनी या फिर बॉन्ड वगैरह, कुछ भी सिर्फ आरबीआई ही कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। बट आरबीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट लाई गई जिसमें उन्होंने बोला गया कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये यहाँ पे जो चीज काफी क्लियरली लिखी है, आरबीआई एक्ट में भी अब वो लेके आए हैं ये लोग कि अमेंडमेंट लेके आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके साथ साथ अब कुछ बैंक्स जो हैं वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकती है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि ये प्लान बहुत वेल थॉट था, अ वेल थॉट आउट प्लान। ठीक है, व्हाई? बिकॉज सबसे पहली चीज देखिए, ये एक फाइनेंस बिल था। व्हाई वी डोंट नो, बिकॉज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कोई भी रिलेशन नहीं है फाइनेंस बिल के साथ, क्लियर कट। बट ये इसलिए किया गया था ताकि ये राज्यसभा में पास ही ना करवाना पड़े, क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है रूलिंग पार्टी की, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। दैट इज द रीजन उनको चाहिए था कि ये राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में लेके ही ना जाना पड़े। दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस्ड इट एज अ फाइनेंस बिल। ठीक है, ये रिस्पॉन्स में था, किसके रिस्पॉन्स में था? ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिस्पॉन्स में था, जिसने कहा था, जिसकी एक रूलिंग आई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अबाउट देयर फंडिंग्स। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इस रूलिंग के अगेंस्ट आए थे। ठीक है, क्योंकि ना वोटर को पता चलेगा उसका पैसा कहाँ जा, किसने किसको कितने पैसे दिए, क्या स्कीम्स किसके लिए आ रही हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ये सारी चीजें देखिए ना, फाइनेंशियल बिल सारा कुछ कितना सोच समझ के किया गया था, ये डेमोक्रेसी को हिट करने के लिए किया गया था। ठीक है, कि ये चीज बहुत गलत मानी। ये तो जजमेंट का मेन रीजन क्या है? ठीक है, ये सारी अमेंडमेंट्स जो आई हैं, जजमेंट का मेन मेरे को लगता है रीजन ये है कि जी जो आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको हम वॉयलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो स्कीम थी ये 14 और 19 को क्लियरली वॉयलेट कर रही थी। बिकॉज आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी का है, 19 जो है राइट टू इंफॉर्मेशन का है। ये वोटर्स की जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये वॉयलेट हो रही थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, एसबीआई को कहा है कि सारे जो इशू करना बंद कर दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, और कितने कितने किसने इनकैश करवाए सब कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाय मार्च 6 दे दीजिए। एंड ईसीआई को उन्होंने बोला है कि आप ये अपनी साइट पे पब्लिश कर दीजिए टिल 13th। तो अब ये चीज हमें याद रखनी चाहिए कि ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत बड़ी फेवर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए चीज कही है। ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज पास बाय पार्लियामेंट इज प्रीशियस। जुडिशियल रिव्यू एक पावर होती है विद सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स कि आप लोग जो पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर्स रूल्स बनाते हैं आप उनको चेक कर सकते हो, तो वो बहुत प्रीशियस चीज है। ठीक है, जो मनी की चीज है इलेक्शंस में, ब्लैक मनी, ब्राइबिंग, ये सब बहुत कुछ चलता है।
ठीक है, लेकिन अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें विजिलेंट होना होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये सिटीजन्स जो विजिलेंट थे उनके कारण ही पॉसिबल है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, पर ये हमें इंश्योर करना है कि वो सोसाइटी के लिए काम करें। ठीक है, so thank you so much for listening to this, guys. If you like the video, I'm just new to YouTube, so please इसको like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, ताकि मुझे motivation मिले दोबारा से videos बनाने के लिए, because this takes a lot of time and research, guys. So please, please, please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye. We'll meet tomorrow.